तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आज आपके सामने और एक नया लेक्चर के साथ में आया हूँ और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आज इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर है। दिक्कत क्या है बेटा, मैं बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसको मैंने सिर्फ एक लेक्चर में इसी टॉपिक को कवर करूँगा। एनसीईआरटी में पेज नंबर 51 से लेकर 53 तक इसी टॉपिक को पढ़ाया गया, इसी टॉपिक को बोला गया। मतलब ये टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो आप कोई सा भी एग्जाम का क्वेश्चन आप लगा सकते हो। यहाँ से अगर जेई लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए, नीट लेवल का क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में आ जाए, आप सब प्रोसेस में आप सक्सेसफुल रहोगे। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, ये देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मेरा चैनल का खासियत यही है कि शुरुआत में 5 मिनट इंट्रो, देन पूरा कोई विदाउट एनी टाइम पास पूरा लेक्चर पढ़ाया जाता है। 100% एकदम इन डेप्थ कंसेप्ट दिया जाता है। फिर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। हमारा जो वेबसाइट है या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है या हमारा जो +2 में एप्लीकेशन है, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। कोई पेड कोर्स की बात नहीं चल रहा, कोई पेड कोर्स नहीं है। जो एप्लीकेशन है वहाँ पे फ्री डाउनलोड सेक्शन में जाके हर चैप्टर का आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो लेक्चर वाइज। हर लेक्चर के साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली बात है सर, मैं तो ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मैं भी तो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ता हूँ, मैं तो यूट्यूब से पढ़ता हूँ, इतने सारे लेक्चर भरे पड़े, सर ये वाला लेक्चर देख के क्या होगा सर, टाइम पास है? नहीं बेटा, अगर आपके पास 1 घंटा समय है तो जरूर ये वाले लेक्चर को आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपका जो भी डाउट है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको लेवल मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे समझा जाता है। और तीसरी बात, अगर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, आपको कोई दिक्कत होता है या आपको कंफ्यूजन स्टेट में आप सॉल्व करते हो, खुद में एक डाउट लेके सॉल्व करते हो, तो ये लेक्चर आपके लिए परफेक्ट होगा। आज के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो बातचीत खत्म बेटा, स्टार्ट करते। और एक बात बेटा, थैंक यू बोलना चाहिए आप सभी को। इतना ज़्यादा, इतने 3-4 महीने में बेटा, 3 महीने में आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया भाई, क्या बताओ। आप लोगों का प्यार मैं बयान नहीं कर सकता, इतना आप सभी ने प्यार दिया। तो थैंक यू के साथ आज की लेक्चर बेटा स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहले जब भी हमने सेल के बारे में डिस्कस किया, चैप्टर की शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, वहाँ पे हमने गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया था। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, केमिकल रिएक्शन हमारा, मतलब केमिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था उस टाइम पे। एंड ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। उसके लिए हमें एक्सटर्नल कोई बैटरी या पावर सप्लाई की जरूरत नहीं था। जैसे कि ऑटोमेटिकली कोई बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, साइमल्टेनियसली इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन हो रहा है। और हमने बोला कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसकी वजह से लाइट फैन सब कुछ चल रहा है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने उसका उल्टा प्रोसेस बताया था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो जिस प्रोसेस को आज बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल बैटरीज या आपको कोई डीसी सप्लाई आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी हो जाए, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाए। अब इसका भी बहुत सारा फायदा है। आप बोलोगे सर ये वाली प्रोसेस में तो पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, इसमें तो हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ रहा है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कमर्शियल बहुत सारा फायदा इस प्रोसेस से है। जैसे कि एक प्रोसेस हम लास्ट में आज पढ़ेंगे, इसके अंडर में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब बहुत तमाम प्रोसेस है जिसके मदद से हम प्योर मेटल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा गैसेस हमको मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे इस प्रोसेस को भी इतना ही इज्जत दिया जाता है जितना गैल्वेनिक सेल को दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू गैल्वेनिक सेल। मैं कंप्लीट नोट्स के साथ, कंप्लीट कंटेंट के साथ आज मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या चीज़ है। अब देखो, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, शायद वही चीज़, शायद नहीं, यस, शायद वही चीज यहाँ पे बताया जाएगा। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे बोला इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ड्राइव ए नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें सर, एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, आपको बताया था, ठीक है।
अब ये किसके अंडर में होता है सर? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंडर में होता है। इस सेल को क्या बोलते हैं बेटा? इस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, यानी कि एनोड, पॉजिटिव को क्या बोला गया? एनोड, ठीक है, पॉजिटिव को एनोड बोला गया, नेगेटिव को क्या बोला गया सर? कैथोड, याद रखना, नेगेटिव को कैथोड, आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और मोल्टेन कंपाउंड। याद रखना, इसमें हम कभी कभी इसमें एक्वस सोल्यूशन भी होता है एंड आपका मोल्टेन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर में पिघला देना, इसको पिघला देना, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन जैसे ही बोला जाएगा, याद रखना एक्वस सोल्यूशन में हमेशा बेटा वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है। और ये इस चैप्टर में, मतलब इसी कंसेप्ट में वाटर इतना ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, आपको मैं बता नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे वाटर को मैंने स्टार्ट दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं आपको बताऊंगा। शायद पहले हमारा वाटर का उतना अच्छा रोल हमने नहीं देखा था, लेकिन अभी हम बहुत अच्छा देखेंगे। मॉल्टन स्टेट में वाटर की कोई बात नहीं चलता है, खुद जो भी आपका है वो मॉल्टन स्टेट में है, आपका इलेक्ट्रोलाइट जो मॉल्टन स्टेट, पिघला हुआ स्टेट में है, उसमें कोई पानी वानी नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज पहले दिमाग में सेट कर लो, कि सेल कोई सा भी हो, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन, एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड में हमेशा रिडक्शन। ये दुनिया का कोई इंसान इसको रोक नहीं सकता। ये आपका गैल्वेनिक सेल हो, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था? गैल्वेनिक सेल में हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, और इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उतना ही डिफरेंस है। वहां पे एनोड क्या था? एनोड नेगेटिव था। यहाँ पे बेटा एनोड पॉजिटिव है, यहाँ पे एनोड क्या है? पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखना यहाँ पे कैथोड क्या है? नेगेटिव है, एंड एनोड क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। एनोड क्या है बेटा? पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। क्या बात समझ आ गया मेरा? अगर समझ आता है तो नीचे एक सुंदर करके बोलना सर, हाँ सर, आपका पढ़ाया हुआ चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है एंड हमको बहुत अच्छा समझ में आता है। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, और मेरे को भी कॉन्फिडेंस आता है, आपके अच्छे कमेंट देख के कॉन्फिडेंस बहुत आता है, क्योंकि ये सीरीज़ का मकसद ही कुछ डिफरेंट है बेटा। ये सीरीज़ लॉन्च करने के पीछे मकसद बहुत डिफरेंट है। इस डिफरेंट ये है कि आज के डेट में अगर कंपटीशन इतना अच्छा है तो हर एक बच्चे को एक बहुत डेप्थ में जाके नॉलेज की ज़रूरत है। ऊपर पढ़ा के नहीं होता है, अंदर जाके पढ़ाना पड़ता है, और वो डेप्थ नॉलेज के लिए मैंने ये वाली सीरीज मैंने स्टार्ट किया। ये क्योंकि हमारा सिलेबस तो बेटा एनसीईआरटी बुक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक का कितना अंदर जाके कोई पढ़ सकता है वो मैटर करता है, उसके लिए उसका सक्सेस कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें हमारा हमने सबसे पहले इस सेल में हमने क्या लिया? सबसे पहले देखो, इस सेल में सेटअप को देख लो। ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है? एनोड है। तो अगर ये हमारा एनोड है तो एनोड हमारा क्या हो गया? ये बैटरी का ये हो गया पॉजिटिव एंड, और ये हो गया नेगेटिव एंड। तो ऑफ कोर्स एनोड हमारा क्या हो गया? एनोड हमारा हो गया पॉजिटिव, कैथोड हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, यहाँ पे क्या लिया गया? इलेक्ट्रोलाइट। अब आप सोचो, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, मान लो NaCl मोल्टन का मतलब क्या होता है बेटा? पिघला हुआ। सोडियम क्लोराइड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो दे दोगे वो पिघल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? मोल्टन स्टेट। तो ऑफकोर्स NaCl में कौन होता है सर? Na+Cl-। तो ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो Cl- किस में आएगा? पॉजिटिव के टर्मिनल की तरफ, और Na+ किसके तरफ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये होता है हमारा मैकेनिज्म, इसकी मदद से हम पढ़ाई करते हैं। ये होता है हमारा एग्जैक्ट मैकेनिज्म कि कौन किसके तरफ जाएगा, खत्म। मतलब एनोड पे हमारा Cl जो है क्लोरीन डिपोजिट हो जाएगा, एंड कैथोड में हो जाएगा हमारा सोडियम का डिपोजिशन, ठीक है। अब उसके लिए रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, और एक बात बेटा ध्यान से समझ में रखना, कैथोड हमेशा नेगेटिव, एनोड हमेशा पॉजिटिव। इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है। एंड एनोड में दुनिया का कोई भी सेल हो जाए, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में हमेशा रिडक्शन हो रहा है। फिलहाल तो यही बात आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सर इसका रिएक्शन प्रोसेस को एक बार देखा जाए। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख लो। यहाँ पे हमने क्या लिया था सर? मोल्टन NaCl। क्या लिया था सर? मोल्टन NaCl। इसलिए मोल्टन NaCl लिया गया था क्योंकि मोल्टन NaCl में कोई पानी नहीं होता। तो NaCl बेटा सबसे पहले एक चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, किसी गधे ने अगर NaCl को ऐसा बॉन्ड फॉर्म में लिखा तो उससे बड़ा गधा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। आप ऐसे लिखो और आप बाय डिफॉल्ट बेटा Na+ और Cl- ही होता है। आयनिक कंपाउंड हमेशा बड़ा प्लस माइनस फॉर्म में होता है।
तो ये बोलने की जरूरत नहीं, NaCl आपने लिख लिया मतलब उसके अंदर में Na+Cl- फॉर्म है। वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है कि उसको आप एक लाइन की मदद से इसको दिखाओ कि इनके बीच में बॉन्ड है। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब रहते हैं। जैसे कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब रहते हैं, वैसे ही ये लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब रहते हैं। तो आप NaCl बोलो तो बाय डिफॉल्ट ये Na+Cl- को ही क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, हमने लिया मोल्टन NaCl, याद रखना मोल्टन NaCl। मोल्टन के केस में मैंने क्या बताया था, मोल्टन के केस में हमेशा आपका क्या होता है, मोल्टन के केस में क्या होता है, कोई भी हमारे पास पानी वगैरह नहीं होता, मतलब प्योर Na प्लस प्योर Cl-, क्या है हमारे पास, प्योर Na प्लस, मतलब हमारे पास क्या है सर, प्योर Na प्लस एंड प्योर Cl-, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं। कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड के लिए आप दे दो, कैथोड में हमेशा सर रिडक्शन, एनोड में हमेशा सर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या किसी को डाउट है, आंसर नहीं है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Na सॉलिड बना। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है आपके पास। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सब चार्ट वगैरह मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये आप जाके उधर से देखना ये वैल्यूज कहाँ से आए। और एक रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा अगर मेरे इस लेक्चर में आए हो, आपको देख के अच्छा लग रहा है कि सर बहुत ईमानदारी से दिल से पढ़ा रहे और मेरे को यहाँ से नॉलेज लेना चाहिए, सबसे पहले बात तो भाई इसको पॉज करो, बैक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, मज़ा आ जाएगा आपको वही काम करना है। ठीक है, आपको रिवीजन या जो भी कंटेंट आपको 1 से करके आना है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन सीरीज है। अगर मेरे को टाइम पास या शो ऑफ वाली सीरीज लाना था, मैं 1 शॉट लाता। ठीक है, केमिस्ट्री से 1 शॉट में काम बहुत नहीं चलता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आज की डेट में भी 2025 में भी जाके आप सोच रहे हो कि मैं एक 1 शॉट देखूंगा, एक शॉर्टकट चीज़ देख लूंगा और ओवरऑल चीज़ देख लूंगा और मैं जाके एग्जाम फोड़ दूंगा, बेटा बोर्ड में शायद हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं लगता कि बोर्ड के लिए नहीं मालूम, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नाटकबाजी नहीं चलता, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई है। आप मानो चाहे ना मानो, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। हर कोई जी जान लगा के वहां पे पढ़ रहा है। और सिंपल सी बात है, 1 शॉट क्यों लाया जाता है, ब्रांडिंग पर्पस। हाँ, ब्रांडिंग पर्पस के लिए, जैसे कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, आप मेरे पेड कोर्स में आ जाओ। 1 शॉट था ना, इसलिए कम पढ़ाया, पेड में आओ ज्यादा पढ़ाएंगे। ये दिखाने के लिए 1 शॉट है भाई, और आप इसको अल्टीमेट मान लेते हो। कितने मैसेजेस, कितने कमेंट्स मेरे पास आते हैं, स्टोर में जाके आप देखो ना, वहाँ पे चैट सेक्शन होता है, कितना मैसेजेस, कितना कमेंट आते हैं, सर 1 शॉट करो, वो उसका 1 शॉट, उनका 1। अरे भाई सब एक गुमराह किया जा रहा है भाई आप सभी को। मैं यहाँ पे बिजनेस करने नहीं बैठा हुआ, इसलिए तो मैं, क्योंकि 1 शॉट होने से 1-2-3 शिफ्ट में मैंने अगर इसको शूट कर लिया तो एक चैप्टर खत्म। लेकिन मैं कितना बारी बारी में आ रहा हूँ, चैप्टर के हर टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ मैं। 1 शॉट होता तो मैं कितना जल्दी खत्म कर लेता। और दूसरी बात है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कमेंट नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर, बट बीइंग ए केमिस्ट्री टीचर थोड़ा बहुत बड़ा बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है। और इवन मैं बहुत सारे ऑफलाइन के टीचर के साथ भी मैं कनेक्टेड होता हूँ। ठीक है, बायोलॉजी में कभी कभार अगर किसी ने डिटेल में 2 घंटा का 1.5 घंटा का 1 शॉट नहीं, किसी ने डिटेल में एक चैप्टर के ऊपर डिपेंड करके 7-8 घंटे का अगर 1 शॉट उस लेवल का बना सकता है, तो शायद बायोलॉजी में वो थोड़ा बहुत कारीगर हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत आपका वो वैलिड हो सकता है, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे कोई चैप्टर के लिए एक 7 घंटे का कंटिन्यूअस बिना उटपटांग बातें किया, एकदम सीधा पॉइंट में अगर किसी ने 6-7 घंटे का एक प्रॉपर 1 शॉट बना दिया, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अननेसेसरी बड़े बड़े लेक्चर पढ़ के, जैसे कि 2 घंटे का आज लेक्चर 1 में आया कोई पेड कोर्स में, 2 घंटे में 1 घंटा पढ़ाया जा रहा है, 1 घंटा अननेसेसरी डाउट क्लियर, अननेसेसरी बातें। ठीक है, तो तुम्हारा 2 घंटा बेकार गया, फिर 2 घंटा, ऐसा करके बहुत 20-22 घंटे का एक चैप्टर खत्म होते हैं। आई डोंट थिंक 20-22 घंटे की उतना जरूरत है अगर कोई कंटिन्यूअस पढ़ा सकता है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बेटा ऑनलाइन उसी बच्चे के लिए है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब वो खुद से पढ़ सकता है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब खुद से वो पढ़ सकता है। तो अगर वो खुद से पढ़ सकता है तो उसको ज्ञान सुन के क्या फायदा है, उसको सिर्फ कंटेंट से मतलब है। छोड़ो, मैं बात नहीं करूंगा। ये क्या है उनका, कभी कभी थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है ना, जब करप्शन दिखता हो तो कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन के साथ करप्शन और बिजनेस का कोई रोल नहीं प्ले करता, कोई रोल नहीं हो सकता। ठीक है, एजुकेशन होता है, प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, प्योर, दुनिया में सबसे प्योरेस्ट चीज़ है एजुकेशन, सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट चीज़ है। इसको 2 हाथ से देना चाहिए, कंजूसी करके नहीं। ठीक है, आप बोलोगे सर आप भी तो बैच में पढ़ाते हो, आप भी तो पैसा लेते हो,
बेटा वो तो मेरे ऊपर भी मेरा फैमिली, मेरे पेट छोड़ो, मेरे पूरा फैमिली, ठीक है, घर वाले डिपेंडेंट है, वो है। लेकिन अगर मैं इतना लेता हूं ना तो इतना देता हूं, याद रखना, इतने के बदले में इतना नहीं देता हूं, इतने के बदले में मैं इतना देता हूं, दिल से करता हूं, दिमाग से नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा, इन नोट का वैल्यू दे दिया। यहाँ पे एनोड में क्या होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब Cl माइनस है, वो क्या कर रहा है, Cl2 में जा रहा है, हाफ Cl2 मतलब Cl ही मान लो, बैलेंस करोगे तो 2Cl माइनस गिव्स Cl2। तो ये क्या हो रहा है बेटा, -1 से, इसका ऑक्सीडेशन क्या है, -1 से 0 में गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। इलेक्ट्रॉन लॉस किया मीन्स ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है, कैथोड में कौन आ रहा है सर, कैथोड में हमारा कौन आ रहा है भाई, कैथोड में हमारा सोडियम भाई साहब, हमारा कैथोड में आ रहा है। एनोड में कौन आ रहा है सर, एनोड में हमारा क्लोरीन गैस आ रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से हमें सोडियम, प्योर सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस हमें मिल गया मोल्टन NaCl से। अब एक मजाक की बात कर देते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ सर, यहाँ पे NaCl लिया, देखो NaCl, अब बच्चा पूछता है NaCl से कितना सस्ता मिलता है सर, NaCl तो डब्बे में आ जाता है सर, लैब में भी जाके खरीद सकते हो। अब आपके घर में जो NaCl मिलता है वो उसकी बात नहीं करता हूँ, ठीक है, उसमें बहुत कुछ एडेड होता है, ठीक है, आयोडीन वगैरह, ठीक है, वो उसके बात नहीं चल रहा। लैब में जो मिलता है, लैब की दुकान में जो लैब की सामान जिस दुकान में मिलता है वहाँ से NaCl खरीद के लाया सर। देखो हमने तो वहाँ से देखो यहाँ पे प्रोसेस में देखो, कैथोड में हमने सोडियम मेटल मिल गया, एनोड में हमें क्या मिला, क्लोरीन गैस मिल गया। और क्लोरीन गैस हम बेच सकते हैं सर, क्लोरीन गैस कितना शायद पैसा हमें देगा, सोडियम मेटल भी हम डब्बे में भर के उसको बेच सकते हैं। लेकिन नहीं बेटा, सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है, अब उसको खुला ऐसे बेच नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सोडियम नॉर्मल NaCl से आपको एक क्या मिल गया, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस आपको मिल गया। तो ये प्रोसेस, ये सब जो प्रोसेस है, हाँ बात अलग है कि इसको मोल्टन स्टेट में लेके जाना उतना उसके लिए भी आपको बहुत सारा हीट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो आपका टाइम कंज्यूमिंग है एंड ऊपर से पैसा कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। लेकिन आप सोचो ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस इंडस्ट्री लेवल में कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें मेटल को रिफाइनिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसमें उसके मेटल को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को बनाना, ये सब प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। मोस्टली मेटलर्जी में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बहुत काम का है, बहुत काम का है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, बहुत है। अब देखो फेराडेस भाई साहब ने 2 लॉ दिया, लेकिन सच बताओ तो एक लॉ से ही काम चल जाता है, दूसरा लॉ ना भी होता तो बच्चे अपना दिमाग लगा के उसको कर लेते, ठीक है। तो पहला लॉ ही सब कुछ है, तो पहला लॉ को हमको सबसे ज़्यादा समझना है, दूसरा लॉ ऑटोमेटिकली पहला लॉ से आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम कॉमन सेंस से भी दूसरा लॉ को डिराइव किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले जो मेन चीज़ मैं बताता हूँ, और एक चीज़ जो चीज़ मैं बताता हूँ आपको बेटा कॉपी में जरूर इन चीज़ों को लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है सबकी सर जो यहाँ पे जो है वही चीज़ हम लिखेंगे और बाकी जो हमारे पास बाकी चीज़ हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं, बहुत कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ। सबसे पहले आपने अपने खुद से पूछा सर फेराडेस लॉ का जरूरत क्यों पड़ा, फेराडेस लॉ क्या लेके डील करता है, ये आपने कभी खुद से पूछना चाहिए आपको कि फेराडेस लॉ किस चीज़ को लेकर डील करता है। सबसे पहले ये फेराडेस लॉ कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से काम करता है। क्या करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से वो काम करता है। कैसे सर, ये फेराडेस लॉ ये बताता है, आप बोल रहे हो ना सर कैथोड में ये डिपॉजिट हो रहा है, एनोड में ये डिपॉजिट हो रहा है, फेराडेस लॉ ये बोलता है कि कितना डिपॉजिट होता है। मतलब ये क्वालिटी नहीं बेटा, क्वांटिटी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब उसका एनालिसिस का मतलब समझते हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कौन डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब अरे ठीक है भाई ये डिपॉजिट हो रहा है तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये डिपॉजिट हो रहा है तो सही बात है, लेकिन कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये कितना डिपॉजिट होता है, ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। और इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को लेके किसने डील किया, फेराडेस लॉ ने। उन्होंने बताया कितना चार्ज पास करने से कितना मास ऑफ जो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है कैथोड एनोड में जो डिपॉजिट हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, वो बताया फेराडेस ने। तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है, समझना भी जरूरी है। मैं हर चीज को अपने लैंग्वेज में आसान करके आपके सामने लाऊंगा, आपको उस आसान चीज को एक्सेप्ट करना है, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं घुमाना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, नोट डाउन करो। यहाँ से भी हो सके तो मेरे वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ, और अदरवाइज यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे फ्री डाउनलोड सेक्शन मिलता है लेफ्ट साइड में 3 डॉट में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड करके मत रखो बेटा, नोट्स बनाओ क्लास में लाइव। आपके पास
पॉज प्ले का ऑप्शन होता है, आपके पास जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, मतलब वो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है यूट्यूब में, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो वीडियोस को, ठीक है, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस को, शॉर्ट्स को नहीं शायद। एंड आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉक में क्या बोला गया, ये देखो मैंने जो बताया ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे बोला गया, देखना ये एक्चुअली हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है। किसको बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, याद रखना। तो ये मेन चीज था, इसको मैंने मार्क कर दिया, ये याद रखना। दूसरी बात ये बोला द मास ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब जो कैथोड और एनोड में मास ऑफ ए सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट से जो मास डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जो भी है मतलब गैस होने से उसको बोलते हैं लिबरेट, क्योंकि गैस डिपॉजिट नहीं होता, गैस ऊपर से लिबरेट होता है, उसको अलग से लेना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो आप डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है एट एन इलेक्ट्रोड, ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रोड में होता है, कैथोड या एनोड में होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल बात है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है भैया, इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है उसमें सप्लाई किया जा रहा है, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया चार्ज, मतलब कितना चार्ज सप्लाई किया जा रहा है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये मेन चीज होता है। तो उन्होंने जो फेराडेज भाई साहब है उन्होंने बहुत सुंदर करके बोला कि आप कितना मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज पास करोगे वही होता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, चार्ज मतलब ये सब कुछ सोर्स कौन है, ये हमारा डीसी सप्लाई है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा डीसी सप्लाई है। बच्चा पूछेगा कभी ऐसी सप्लाई क्यों यूज नहीं करते, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो ग्राफ वगैरह पढ़ा होगा, एसी का ग्राफ देखा, ऐसा डीसी का ग्राफ सिर्फ ऊपर देखा आपने फिजिक्स में, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, वेरी सुन देख लोगे, आपका सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ाया जाएगा, शायद नहीं अल्टरनेटिव करंट पढ़ाया जाएगा, आपके फिजिक्स टीचर पढ़ाएंगे, तब आप लोग ग्राफ देखना। तो ऐसी होने से बार बार पोलैरिटी वगैरह का दिक्कत हो सकता है, इसलिए तो हमारा क्या है, डीसी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी से जितना चार्ज प्रोड्यूस करोगे आप, ठीक है, जितना चार्ज आप दोगे उतना ही मास ऑफ क्या बोलते हैं, मास वहाँ पे कैथोड और एनोड में डिपॉजिट होगा, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, वो कांस्टेंट होता है आपका जेड, वो कांस्टेंट होता है आपका जेड, याद रखना वो कांस्टेंट क्या होता है बेटा, जेड, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे डब्ल्यू क्या है सर, डब्ल्यू है कितना मास डिपॉजिट हुआ, ये होता है आपका डब्ल्यू। फिर आपका क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज, कितना चार्ज पास हुआ। और फिजिक्स के अनुसार याद रखना, आपने 10 में भी पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, क्यू इक्वल टू आई टी। क्यू क्या है चार्ज, आई क्या है करंट, क्या टी क्या है टाइम, ये आपने क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने इसको पढ़ के आए हो, ठीक है, आपने क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ के आए हो इसको, ठीक है। ये क्लास 10 का नॉलेज है। एंड क्लास 12 में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें भी ये वाली चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो ये आप देख रहे हो तो आप 12 के बच्चे हो, इधर आपने ड्रॉप ले रखे हो या आप 12 में पढ़ रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा क्यू इक्वल टू आई टी, और ये क्लास 10 की नॉलेज से भी काफ़ी है, क्लास 10 में भी ये सब चीज़ें था, बात सही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ से आ सकता है डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी भी लिख सकते हो, या डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये आपका फॉर्म हो गया। कोई किसी को अगर मन है तो लिख सकता है, क्या लिख सकता है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, ये भी कोई किसी का मन है तो बेटा जरूर वो लिख सकता है, जरूर वो क्या कर सकता है, लिख सकता है क्यू इक्वल टू जेड आई टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर आपने स्मॉल आई क्यू दिया, कैपिटल आई क्यू नहीं दिया, कुछ नहीं बेटा, ये सब एक ही होता है, ठीक है। चलो भाई आपके लिए दे दिया, ठीक है, क्यू इक्वल टू जेड आई टी, सही है। अब यहाँ पे आई क्या है बेटा, आई करंट है, सबको पता है। टी क्या है, टाइम, सेकंड में लिया जाता है। अब यहाँ पे जो मेन जो चीज़ है जिसको लेके पूरा बवाल मचा है वो है आपका जेड। जेड का मतलब क्या होता है, जेड होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लेकिन मतलब मेन चीज़ है, जेड का नाम क्या है बेटा, जेड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे, जेड है। अब जो बच्चे का जो मेन दिक्कत होता है जेड का वैल्यू निकालने में, पूरा सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन बच्चे का दिक्कत इसलिए होता है कि बच्चे उसका डेफिनेशन नहीं समझते, बच्चे उसका डेफिनेशन नहीं समझते। आज मैं वहाँ पे इतना अंदर जाके समझाऊंगा, आज आपको समझ में जरूर आएगा कि मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। याद रखना, ये अगर आपने याद कर, ये मतलब आपका मतलब समझ में आ गया तो आपका सब कुछ हो गया। मतलब 1 कूलम चार्ज, जेड का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज पास करने से कितना मास डिपॉजिट होता है। सर यहाँ से एक बार बताया जाए सर, आप यहाँ से आप एक बार बता दो तो मुझे समझ में ज़्यादा आएगा। अरे सिंपल सी बात है सर, W इक्वल टू क्या बोला, Z
इनटू क्यू। क्या ये बात समझ आया? यस। क्यू क्या है सर? चार्ज है। चार्ज का यूनिट क्या होता है सर? कूलम्ब होता है। तो आप क्यू का आप क्या कर, जेड का डेफिनेशन मांग रहे हो। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू आपका मास है बेटा, डब्ल्यू आपका क्या है? मास है। जेड का वैल्यू डेफिनेशन आपको चाहिए, और आपने बोला कि अगर क्यू का वैल्यू, आप समझे, क्यू का वैल्यू अगर 1 कूलम्ब होता है, कि मतलब क्यू 1 हो गया, तो ये क्या हो रहा है सर? जेड इज नथिंग बट क्या हो रहा है? डब्ल्यू हो गया। अगर क्यू 1 कूलम्ब हो गया तो जेड क्या बराबर हो गया? जेड डब्ल्यू का बराबर हो गया। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज के लिए जितना मास डिपॉजिट होता है वही आपका जेड कहलाएगा। अगर समझ में आया तो लिखो यस सर हमें समझ में आया, यस सर हमें समझ में आया। अगर आपका क्या होता है, अगर आपका 1 कूलम्ब चार्ज के लिए जितना मास डिपॉजिट होता है वही आपका जेड का वैल्यू होता है, वही आपका क्या होता है बेटा? जेड का वैल्यू होता है। ठीक है, तो जेड का डेफिनेशन हमें क्लियर मिल गया। 1 कूलम्ब चार्ज के लिए जितना मास डिपॉजिट होता है वही आपका जेड होता है। लेकिन इस बात को बच्चे सीरियस नहीं लेते, इसलिए इनको जेड का वैल्यू जब डिराइव किया जाता है तब इनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो सर जरूर आप लिखें। अब देखो यहाँ पे मेन चीज है, अब यहाँ पे है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है सर? मास ऑफ, देखो सर यहाँ पे मोलर मास नहीं लिया जाता है, हमेशा इक्विवेलेंट मास लिया जाता है। बोलोगे सर मास, मोलर मास ले लो सर, क्या दिक्कत है? बेटा मोलर मास नहीं ले सकते, क्योंकि अलग अलग मोलर मास लोगे तो अगर अलग अलग सब्सटेंस यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, अलग अलग आयंस है, तो अलग अलग आयन का जो एन फैक्टर होता है वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? एक्सेप्ट करते हैं या उसको छोड़ते हैं। कोई रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कोई रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कोई रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन अलग अलग होता है। तो वहाँ पे अगर अलग अलग हो रहा है तो यहाँ पे हमारा अगर इलेक्ट्रॉन का साथ हमारा W का रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल मास ना लेके इक्विवेलेंट मास लिया जाएगा, ताकि एन फैक्टर से उसको बैलेंस करके बराबर किया जा सकता है। चलो डेमो हम देख लेंगे। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मास ऑफ एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब होता है मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस, कितना मास सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, कब? जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया गया। जब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ चार्ज जब पास किया जाता है तब कितना मास प्रोड्यूस होता है थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात चल रहा है। मतलब मैं अगर यहाँ से एक सुंदर सा चीज आपको बता दूं कि क्या बताओ सर, क्या सुंदर सी चीज आपको बताओ, आपको देखो मजा आ जाएगा। एक सुंदर सी चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्या बताऊंगा सर? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अगर मैं लिखूं तो क्या होगा बताओ? अच्छा, एक मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जरूरत नहीं है। आप मेरे को एक चीज बता दो, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? वो सिर्फ ईमानदारी से बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये होता है एक का चार्ज। ठीक है, एक का चार्ज इतना कूलम्ब होता है। अगर सर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हो रहा है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना हो रहा है तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर? सोचो, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन सर? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1 मोल किसी में भी बेटा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं। 1 मोल मतलब ही एवोगाड्रोस नंबर, सिंपल सी बात है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे एक वैल्यू आता है, वो होता है 96500। अब देखो ये तो नंबर है, इसका यूनिट नहीं है, यहाँ पे कूलम है तो ये भी क्या हो जाएगा? कूलम। एंड 96500 कूलम इज नथिंग बट 1 फैराडे, इज नथिंग बट 1 फैराडे। तो याद रखना, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आइदर 96500 कूलम और 1 फैराडे, ये होता है कंसेप्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 96500 चार्ज डिपॉजिट ई ग्राम ऑफ मेटल, देयरफॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड क्या होगा बेटा? E डिवाइडेड बाई 96500 होगा। और अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? 1 कूलम चार्ज
मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज का मतलब ही होता है जेड। अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हुआ तो वही क्या हो जाता है, हमारा जेड हो जाता है। तो यहाँ पे दिस 1 कूलम चार्ज के लिए जो मास डिपॉजिट होना है, यानी कि ये दिस इज नथिंग बट जेड। क्या समझ में आया? दिस इज नथिंग बट जेड। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं मेरे बच्चे, बताओ ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी हमें बताओ। फिर से मैं बताता हूँ कि मैंने क्या बोला, 1 कूलम जेड का जो डेफिनेशन, हमें जेड का डेफिनेशन चाहिए, जेड का फॉर्मूला चाहिए, जेड का एक वर्किंग फॉर्मूला चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि सर 1 कूलम चार्ज के लिए जितना मास डिपॉजिट होता है वही होता है जेड। ये कहाँ से आया भाई? ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। तो वही तो हमने किया, वही तो हमने किया। 1 कूलम चार्ज के लिए क्या होता है, E/96500, ठीक है। तो यही नथिंग बट क्या हो गया, जेड। तो आपका जो W इक्वल टू जेड इंटू क्यू, यानी कि आपने जो लिखा था जेड इंटू क्यू की जगह आपने लिखा था I/T, तो जेड इज नथिंग बट E बाई इक्विवेलेंट मास बाई 96500 इंटू I/T। ये आपका होता है W का फाइनल एक्सप्रेशन। क्या हर बच्चे को समझ में आया ये वाली बात? अगर समझ में नहीं आता है तो शायद आपका कंसंट्रेशन और कहीं पे था, आपको वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखना चाहिए। मैंने कोई हड़बड़ी नहीं किया, ठीक है। क्या बात समझ आ रहा है? यस सर, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। हो गया। अब ई का वैल्यू कैसे निकाला जाए? अगर सिल्वर होने से देखो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो क्या होगा, मोलर मास बाई 1, यानी कि एन फैक्टर 1 हो गया। अगर इक्विवेलेंट मास आपको बेटा क्या करना है, अगर इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है तो आप क्या करते हो सर, ये करते हो, आप क्या करते हो सर, ये करते हो। अगर कॉपर की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यानी कि गेन हो रहा है, तो मोलार मास ऑफ कॉपर बाय क्या करोगे, मोलार मास बाई 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कोई बच्चा बोलेगा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आपको पता है बेटा, मास नंबर में कभी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मास एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस के जो मास है एज कम्पेयर टू दैम, ये क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए आपका कितना भी इलेक्ट्रॉन जाए, कितना भी आए, मोलार मास के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ये वाली बात क्या आपके दिमाग में होना चाहिए। सर सिल्वर का मास तो हमें पता है, लेकिन सिल्वर प्लस का मास क्या होगा, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन डिवाइड बाय क्या करना है बेटा, एन फैक्टर से जरूर डिवाइड करना, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उससे आपको जरूर डिवाइड करना आना चाहिए। तो ये होता है, कंप्लीट होता है आपका फैराडेस का फर्स्ट लॉ, ठीक है। फिर हम बताएंगे फैराडेस का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से ही आया है, इसको कोई ज़रूरत उसमें कुछ नहीं है। सर आपका क्या आया सर, W इक्वल टू आपका आया है Z। Z तो अभी नहीं है, Z को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बाई 96500 इंटू क्यू, इससे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो क्या बोला, बहुत ही सुंदर से कुछ लाइन से यहाँ पे बताया गया, व्हेन अ सेम क्वांटिटी, याद रखना सेम क्वांटिटी, जब क्या होता है बेटा, सेम क्वांटिटी जब सप्लाई किया जाता है, ध्यान से रखना, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सेम क्वांटिटी जैसे ही बोला, मतलब सिंपल सी बात है, क्यू को क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ, मैं मान लो 2 की बात करता हूँ। अगर 2 को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, वहाँ पे अगर मैंने डीसी वोल्टेज सप्लाई किया, तो अगर मैंने यहाँ पे डीसी वोल्टेज अगर मैंने क्या किया बेटा, डीसी वोल्टेज अगर मैंने यहाँ पे सप्लाई किया, तो क्या होगा, वहाँ पे सेम आएगा, क्योंकि चार्ज को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो क्यू का वैल्यू जैसे ही कांस्टेंट कर दिया, ये वाला तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो क्या होगा बेटा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होगा, होगा कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, अगर चार्ज को कंप्लीट करोगे तो कांस्टेंट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, 2 डिफरेंट या 3 हो सकता है, मैं यहाँ पे 2 मान रहा हूँ, डायग्राम में 3 है, आप 2 के बारे में देख लीजिए। डिपॉजिटेड प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट मासेस, ऑफ कोर्स सर W प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। अगर ये प्रोपोर्शनल होता है तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2 होता है। क्या किसी को डाउट है इस बात पे? नहीं होना चाहिए बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए। तो फेराडेस फर्स्ट लॉ, अगर सेकंड लॉ नहीं भी होता तो हम इसको खुद डिराइव कर लेते। ये है आपका फेराडेस का सेकंड लॉ। घुमा फिरा के बात तो यही है, क्यू को कांस्टेंट कर दिया तो ये भी कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस हो गया। तो W1/E1 इक्वल टू W1/W2 इक्वल टू आपका E1/E2। क्या बात समझ आया आपको? आना चाहिए भाई, आना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन करना, पानी पी लेता हूँ। हटू क्या? नोट डाउन करो।
ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़ा थोड़ा मेन जगह पे जाएंगे, आराम आराम से करेंगे, इजी वाला चीज़ खत्म हो गया। अब थोड़ा हटके टॉपिक में जाएंगे, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। हमें मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस हमने देख लिया। अब देखो ये तो सर आपने ऑलरेडी देख लिया सर, इसको दोबारा बोलने की क्या जरूरत है? दोबारा नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ये आप सभी को पता है। मोल्टेन NaCl में बेटा कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन नहीं होता है, क्या बहुत बात कर रहे हो सर, कंपटीशन क्यों नहीं होता है? हाँ रीजन है, बताता हूँ। मोल्टेन NaCl में ना ही पानी है ना ही और कोई इलेक्ट्रोलाइट है। तो सिंपल सी बात है, दुनिया में हर किसी को पता है कि कैथोड में, हर किसी को बेटा पता है, हर किसी को मतलब हर किसी को पता है कैथोड में सोडियम डिपॉजिट होने वाला है और एनोड में Cl2 गैस डिपॉजिट होने वाला है। ये देखो एनोड में क्या हो रहा है, Cl2 गैस डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड में ये हो रहा है। और इनका जो ये SRP वैल्यू एंड SOP वैल्यू, इसको जरूर याद रखना। ये SRP और ये SOP वैल्यू है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, इनको जरूर याद नहीं रखना है, देख के रखना है। याद क्या करोगे, इनको देख के रखो कि ये वैल्यू होता है Cl2 के केस में -1.36 और इसके केस में 2.1771। ये मैं बाद में दिखाऊंगा इसका जरूरत क्या है, फिलहाल इनको नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात हमें क्लियर हो गया सर, एनोड में हमेशा, एनोड में हमारा Cl2 गैस डिपोजिट हो रहा है एंड कैथोड में हमारा क्या हो रहा है, Cl2 गैस सॉरी लिबरेट हो रहा है और कैथोड में सोडियम मेटल डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, प्योर, वो प्योर फॉर्म में हो रहा है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गया? तो ये बातचीत हमारे सामने चल रहा है। अब देखो, ये अगर ऐसा होता है, ये अगर ऐसा होता है तो इसमें बेटा कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है। ठीक है बेटा, थोड़ा खिड़की बंद करना पड़ेगा, दिक्कत है। ठीक है, इसमें हमारा कोई डाउट करने वाली बात नहीं है कि इस कौन कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ये 100% हम क्लियर है कि सर यही चीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन 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 जब वाटर आएगा, मतलब एक्वास NaCl की बात करेंगे, तब बहुत सारा दिक्कत की सामना करना पड़ता है। तो एग्जाम में जरूर आपको देखना है कि मोल्टेन NaCl बोल रहा है या एक्वास NaCl बोल रहा है। अब एक्वास NaCl में क्या दिक्कत है सर, एक्वास NaCl में पानी होता है और पानी बहुत डेंजरस चीज होता है। पानी का ऑक्सीडेशन भी होता है, पानी का रिडक्शन भी होता है। क्या बात कर रहे हो सर, पानी का रिडक्शन होता है? यस सर, अलग अलग गैसेस भी प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन भी अलग होता है। यस बता रहा हूँ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर, और हमेशा ऑक्सीडेशन किस में होता है सर, एनोड में होता है। क्या इस बात का किसी को डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं। तो बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर, वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है, एकदम शिद्दत से समझना, ये होता है रिएक्शन और यहाँ पे O2 गैस हो रहा है प्रोड्यूस, ये होता है वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ये वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो वाटर की रिडक्शन रिएक्शन, देखो रिडक्शन किस में होता है, याद रखना, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होता है। किसी को डाउट है? नहीं सर, किसी को डाउट नहीं। ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होता है, एनोड। रिडक्शन हमेशा किस में होता है, मैं बता के दिया भाई, हमेशा कैथोड में। क्या किसी को डाउट है? नहीं है सर। रिडक्शन ऑफ वाटर में जो रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन होता है। देखो वाटर रिड्यूस हो रहा है, क्या गैस प्रोड्यूस कर रहा है सर, H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अब सोचो सोचो, मैंने अगर बोला सर, मैंने अगर कभी आपको बोला सर जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड बना रहा है, सर ये तो रिडक्शन हो गया। और अगर मैंने बोला सर जिंक सॉलिड, मान लो वो जा रहा है Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक होता है ऑक्सीडेशन के लिए SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड आपका रिडक्शन के लिए SRP। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तो क्या होगा, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। मतलब आगे एक माइनस लगा दोगे, काम खत्म। -0.76 हो रहा है तो ये +0.76 खत्म। कॉपर के केस में सोचो, Cu2+ से Cu में जा रहा है, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, जैसे कॉपर के केस में लिखता हूं तो क्या होता है, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिडक्शन है। Cu सॉलिड, यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखता हूं तो क्या होगा, Cu सॉलिड गिव्स Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। अरे दोनों रिएक्शन उल्टा है, तो -0.34 एंड 0.34 एक दूसरे के उल्टा है। ये रिएक्शन भी क्या डिट्टो पूरा ऑपोजिट है, तो 0.76 एंड -0.76 ये दोनों वैल्यूज है, हमको पता है ऑलरेडी, टेबल मैंने पढ़ाया, मेरे को याद है, आपको कुछ दिन बाद याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ऑपोजिट होता है। तो आपने एक चीज गौर किया क्या, वाटर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में रिएक्शन डिट्टो उल्टा रिएक्शन है, ऑपोजिट रिएक्शन है? नहीं, एक में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, एक में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए ये सबसे गड़बड़ी चीज है। इसलिए समझो, इसलिए इसका इनोड वैल्यू होता है, ये अगर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका SOP वैल्यू कितना होता है, -1.23, एंड इसका अगर रिडक्शन हो उसका SRP वैल्यू क्या होता है, -0.83। ये वैल्यूज डिफरेंट क्यों हुआ,
क्योंकि इनका रिएक्शन ही डिफरेंट है, प्रोसेस ही डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम नहीं है, इसलिए हमें इसको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट है तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए जब NaCl एक्वास होगा तब कंपटीशन होगा, हर जगह पे कंपटीशन होगा, क्योंकि एनोड में वाटर भी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा एंड कैथोड में भी वाटर रिड्यूस होना चाहेगा, दोनों जगह पे। तो NaCl में तो अगर मान लो मैंने एक्वास NaCl की बात किया, चलो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड, चलो इसको बात छोड़ते। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने एक्वास NaCl लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि फॉर एक्वास NaCl, कैथोड में कौन कौन रेडी है आप बताओ? कैथोड में रिड्यूस होने के लिए कौन कौन रेडी है? कैथोड में रिड्यूस होने के लिए कौन कौन रेडी है सर? कैथोड में रिडक्शन होता है, तो Na प्लस पहले से रेडी है, साथ में इस बार वाटर भी रेडी है, रिड्यूस होने के लिए। अब एनोड की बात करते हैं, एनोड में ऑक्सीडाइज होने के लिए कौन कौन रेडी है? एनोड में ऑक्सीडाइज होने के लिए सर Cl माइनस रेडी है, और साथ में वाटर भी रेडी है, क्योंकि वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है। मतलब इनमें एक्वास NaCl की बात करेंगे तो सर इनमें इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसका कंपटीशन होता है सर? वो SRP SOP वैल्यू का। जिसका SRP वैल्यू मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादा टेंडेंसी होगा वो रिड्यूस होने की, और जिसका SOP वैल्यू मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादा टेंडेंसी होगा ऑक्सीडाइज होने की। मतलब सिंपल सी बात है, दोनों का SRP कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों का SRP इस तरह के केस जब भी आए, दोनों का क्या करते हैं, SRP मतलब कंपेयर करते हैं। जिसका SRP ज़्यादा है वो कैथोड में जाएगा, जिसका SOP ज़्यादा है वो एनोड में जाएगा, खत्म। चलो एक ये वाला केसेस को थोड़ा पॉज करके एक सिंपल सा केस पहले डील कर लेते हैं। मैंने जो ये PPT डिजाइन किया ना, कितना सोच समझ के किया, कब क्या आना चाहिए, कैसे कब किसको सेटल करना चाहिए, ठीक है। माना मैंने NCERT के पेज नंबर 51 से लेकर 53 तक शायद पढ़ाया, लेकिन सारा टॉपिक का अरेंजमेंट मैंने खुद किया ताकि आसान लगे, रिलेट कर पाए, ठीक है। बात समझ गया? अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, ठीक है। एक्वास किसका? KBr का हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे बताओ कैथोड में कौन कौन प्रेजेंट है? कैथोड में कौन कौन प्रेजेंट है? KBr की बात करते हैं सर। यहाँ पे H+ OH- कहाँ से आया? वाटर में वाटर थोड़ा बहुत क्या होता है, वाटर क्या होता है, थोड़ा बहुत आयनिक होने के कारण थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी होता है, तो यहाँ पे H+ OH- होता है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कौन कौन रेडी है सर? एक K+, एक तुम्हारा K+ रेडी है, और एक Br- रेडी है। इस साइड भी वाटर रेडी है, एक्वा से इस साइड भी वाटर रेडी है। तो K+ का क्या होता है? K+ का आपका ऑक्सीडेशन होता है, K+ का सॉरी रिडक्शन होता है कैथोड में, तो रिडक्शन में ये दोनों रिड्यूस होगा, ये भी होगा ये भी होगा। यहाँ पे Br- का ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी होगा ये भी होगा। तो कैथोड में ये भी हो सकता है, कैथोड में ये दोनों जा सकता है, एनोड में ये दोनों जा सकता है। कैथोड में हमेशा रिडक्शन हो रहा है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये दोनों रेडी है, ये एंड ये, ठीक है। अब देखते प्रैक्टिकली। अब देखो एट एनोड ऑफ कोर्स एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है। किसी को डाउट है? आंसर बिल्कुल नहीं, किसी को डाउट नहीं, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? कंपटीशन हो रहा है, कंपीटिंग आयन कौन कौन है सर? मैंने बताया था Br- और OH- एक्चुअली वाटर से होता है। तो यहाँ पे OH- किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? O2। ये हो गया, ये लिखा है फ्रॉम वाटर। इसमें देखो K+ रेडी है, कैथोड में कौन कौन रेडी है? K+ एंड वाटर रिड्यूस होता है तो ये वाला H2 गैस बनाता है, ठीक है। अब डिसाइड कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डिसाइड करने कैसे करना है? एक दिक्कत कर दिया, क्या दिक्कत कर दिया? ये SRP वैल्यू दे दिया। हम मोस्टली ऑक्सीडेशन के केस में SOP वैल्यू देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीडेशन के केस में हम क्या देखते हैं? SOP वैल्यू दे दिए, ये SRP वैल्यू दे दिया। क्या दे दिया? SRP वैल्यू, ठीक है। इसका SOP निकाल दो। ये दोनों वैल्यू बेटा क्या है? ये दोनों वैल्यू SOP वैल्यू है। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों हमने गलती से सॉरी SRP वैल्यू दे दिया। रिडक्शन हमें चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए SOP वैल्यू चाहिए, तो कैसे करोगे सर? इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा -1.07, और इसका ये क्या वैल्यू है सर? ये है SOP वैल्यू, ठीक है, जो आसान होता है हमें डिटरमाइन करने के लिए। और ये होता है इसका SOP वैल्यू कितना होगा सर? -1.23, ठीक है। ये हो रहा है वैल्यू, ठीक है। अब हमें देखना है कि व्हिच वन इज मोर पॉजिटिव, व्हिच वन इज मोर पॉजिटिव। आप देखो सर, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सर ये SOP है SRP है? मैंने बताया था आपको, ये जो वैल्यू SRP कुछ नहीं बोला गया, तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू SRP होता है।
मतलब स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारे बुक में सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ एसआरपी दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला गया तो ये एसआरपी वैल्यू से दिया हुआ है। लेकिन जब भी ये, जैसे कि यहाँ पे अगर एसओपी बोलेगा तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख के दिया, ये एसओपी वैल्यू है, ठीक है। अब देखना ये जो एसओपी वैल्यू है वाटर का कितना होता है, मतलब -1.23 होता है। देखो ये वो क्या होता है, -1.23 होता है। आप मेरे को बताओ -1.07 और -1.23 में कौन ज़्यादा पॉजिटिव, इसका एसओपी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव। सर इसका एसओपी वैल्यू क्या है, मोर पॉजिटिव एसओपी वैल्यू है, मोर पॉजिटिव एसओपी वैल्यू है। तो जिसका मोर पॉजिटिव एसओपी वैल्यू है वो ज़्यादा जल्दी क्या होगा, उसको ज़्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने से। इसलिए क्या होता है, Br माइनस H लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, एसओपी वैल्यू है लोअर है, मतलब मोर पॉजिटिव। लोअर का मतलब होता है, लोअर का मतलब होता है सर मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या होगा, एनोड में आपका जो एनोड है, एनोड में कौन डिस्चार्ज हो रहा है, Br माइनस डिस्चार्ज हो रहा है, एंड वो क्या बना रहा है सर, Br2 गैस बना रहा है। तो Br2 गैस हमें डिस्चार्ज, मतलब Br2 गैस हमें लिबरेट हो रहा है किसमें, एनोड में। आप इसमें देखते हो K प्लस और आपका H2O में, K प्लस में ये देखो ऑफकोर्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, ये भी क्या है रिडक्शन है, ये भी क्या है एसआरपी है, और ये भी क्या है एसआरपी। और हमें दिखना है इन दोनों में से मोर पॉजिटिव एसआरपी कौन है। सर -2.93 और -0.83 कौन मोर पॉजिटिव, दिस वन इज -0.83 इज मोर पॉजिटिव। ये वाला क्या है बेटा, ये मोर पॉजिटिव है, ये मोर पॉजिटिव है। इसलिए ये वाला वैल्यू अगर क्या है हमारा मोर पॉजिटिव वैल्यू, सिंस वाटर है इजियर टू रिड्यूस देन K प्लस, तो इसका वैल्यू क्या है मोर पॉजिटिव। अगर इसका वैल्यू मोर पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटा, H2 गैस रिलीज होगा, क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगा। यानी कि ये वाला रिएक्शन क्या होगा, इसमें डोमिनेट कर रहा है, और इसमें ये वाला रिएक्शन क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। किसी को अगर दिक्कत है तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा दिक्कत वाली टॉपिक है। सबसे पहले करना क्या है, आपको बहुत सोच समझ के करना है। आपको करना क्या है, तो जो भी रिएक्शन होगा रिएक्शन को लिखोगे। रिएक्शन ये एक्चुअली ये जो डाटा है वो एग्जाम में गिवन नहीं होता है, समझ में आना चाहिए बेटा, ये डाटा एग्जाम में गिवन नहीं होता है। अगर हो गया तो और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें आपसे पूछ रहा है, डाटा गिवन नहीं है तो उसको कैसे क्या करना है वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। मैं आपको इस डाटा की बेसिस में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वाला वैल्यू एसआरपी वैल्यू है, हमें पता है एनोड में। मैंने जो टेक्निक आपको सिखाया, मल्टीपल टेक्निक में मत जाओ, एक कोई टेक्निक को फॉलो करो। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब उसका एसओपी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो उसका एसआरपी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मोर एसओपी वैल्यू मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मोर एसआरपी वैल्यू मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। बात समझ आ रहा है। तो इसका दोनों का क्या किया मैंने, एसआरपी को एसओपी में कन्वर्ट कर दिया। व्हिच वन इज मोर पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज मोर पॉजिटिव। मींस यहाँ पे वाटर एंड बीआर के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे सिंस इसका एसओपी वैल्यू मोर पॉजिटिव तो ये वाला डोमिनेट कर गया। मतलब कंपटीशन में ये बीआर माइनस जीत गया, ये बीआर माइनस जीत गया। उस जीतने की वजह से हमारा बीआर माइनस आयन ऑक्सीडाइज होगा एंड हमारा Br2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है किसमें सर, एनोड में। खत्म। कैथोड की बात करते हैं। कैथोड में दोनों का रिएक्शन, मैंने वाटर का भी रिडक्शन देखा, K प्लस का भी रिडक्शन देखा, दोनों रिडक्शन मैंने देखा। देखने के बाद मैंने यहाँ पे दो वैल्यू आया, ये भी एसआरपी वैल्यू, ये भी एसआरपी वैल्यू। आप ध्यान से सुनना, ये दोनों एसआरपी वैल्यू से। अब इसमें व्हिच वन इज मोर पॉजिटिव, दिस वैल्यू -0., याद रखना -10 इज मोर पॉजिटिव देन -20। याद रखना, बच्चों को दिक्कत होता है। -10 इज मोर पॉजिटिव देन -20, -0.83 इज मोर पॉजिटिव देन -2.93। दैट्स वाई हमारा इन दोनों के कंपटीशन में ये वाटर जीत जाएगा एंड H2 गैस प्रोड्यूस होगा, यानी कि H2 गैस लिबरेट होगा किसमें, कैथोड में। सिंपल सी बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, दोनों का रिएक्शन लिखा। मैंने बोला अगर एक्वस हुआ तो वाटर का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दोनों जगह पे वाटर कंपटीशन में आएगा। इन दोनों में से जिसका एसआरपी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है वो क्या होगा, अपने अपनी जगह पे वो डिपोजिट होगा या लिबरेट होगा। ठीक है, एसओपी वैल्यू मोर पॉजिटिव होने से एनोड में वो लिबरेट होगा या डिपोजिट होगा, और एसआरपी वैल्यू मोर पॉजिटिव होने से कैथोड में वो वाला चीज़ क्या होगा, डिपोजिट होगा। बात समझ आ गया, ये होता है कंपटीशन। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। नेक्स्ट लेवल की चीज़ कैसे देखा जाए, जैसे कि फाइनल इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। बीआर ये हो रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड में ये हो रहा है, कैथोड में ये हो रहा है, ये वाली चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, बता दिया और अभी तो बताया। ठीक है, H2 गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, उधर Br2 गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, ये बता दिया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड, मतलब इसमें बेटा इसमें क्या है, पानी है। याद रखना, इलेक्ट्रोड जो लिया गया वो प्लेटिनम और ग्राफाइट। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो प्लेटिनम लो, कम पैसा है तो ग्राफाइट लो। ग्राफाइट क्या होता है, कार्बन का सॉलिड, इसमें पैसा कम लगता है, बहुत कम पैसे का होता है प्लेटिनम। लेकिन दोनों के दोनों क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। दोनों के दोनों क्या है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट का मतलब होता है बेटा वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते,
बाद में हम एक्टिव इलेक्ट्रोड और अटैकिंग इलेक्ट्रोड देखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब इनर्ट है, तो इनको छोड़ दो, इनका कोई हमारे पास रिलेशन नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये सब इनर्ट है, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब NaCl में बहुत ही गजब का चीज़ मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले NaCl में क्या क्या आयन प्रेजेंट है? सर सोडियम प्लस आयन प्रेजेंट है, आप बता सकते हो सर। सोडियम प्लस आयन क्या है सर? प्रेजेंट है। क्लोरीन प्रेजेंट है। वाटर में तो H+OH बना से मतलब वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। आप देखो कितना सारा कंपटीटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बहुत जरूरी चीज़ है कंपटीटर को पहचानना। कंपटीटर कितना लोग बैठे हुए हैं, जरूरत पड़े तो जूम कर लेना। क्या हो रहा है एनोड में? हमेशा ऑक्सीडेशन। क्या किसी को डाउट है? नहीं है। एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड में जैसे ऑक्सीडेशन होता है, Cl- ऑक्सीडाइज हुआ, Cl2 गैस बनाया। इसका इस बार ये SOP वैल्यू दिया हुआ है, इसका इस बार क्या दिया हुआ है? ये SOP वैल्यू दिया हुआ है, लिखा हुआ ना OX मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो SOP वैल्यू। वाटर भी ऑक्सीडाइज होता है, इसका भी SOP वैल्यू दिया हुआ है। सही बात है, सही बात है। अब इसमें आओ, कैथोड में रिडक्शन होता है। सबसे पहले कैथोड में कौन रिडक्शन होता था? जब मोल्टन के केस में ओनली Na+। अब मोल्टन अब तो मोल्टन नहीं है, एक्वस है, तो Na+ के साथ साथ वाटर भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो कैथोड में रिडक्शन होता है, यूनिवर्सल बात है। इसमें क्या हो रहा है? ये वैल्यूज है, ये किसका? ये भी तुम्हारा SRP वैल्यू है, ये तुम्हारा क्या है? SRP वैल्यू। ये भी क्या है? तुम्हारा SRP वैल्यू है, ठीक है, ये तुम्हारा SRP वैल्यू है, ठीक है। अब समझना, कैथोड मैंने क्या बताया, ये दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, Na+ एंड वाटर के बीच में कंपटीशन होगा, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा और कौन कैथोड में डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। सिंपल सी बात है। इन दोनों में -2.71 -83 में व्हिच वन इज मोर पॉजिटिव? दिस वन इज मोर पॉजिटिव, ये वाला बेटा मोर पॉजिटिव है। ये अगर मोर पॉजिटिव है तो क्या होगा? वाटर विल गेट रिड्यूस, एंड यहाँ पे क्या होगा? वाटर रिड्यूस होने के कारण यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? H2 गैस प्रोड्यूस होगा। इसलिए लिखा सिंस वाटर हैज लेस नेगेटिव यानी कि मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो H2 गैस विल लिबरेट एट कैथोड। बात समझ आ रहा है? ये रिएक्शन हुआ और ये तुम्हारा H2 गैस रिड्यूस हो गया। इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये वेरी गुड है, ये वेरी गुड है, इसमें कोई टेंशन नहीं। सारा टेंशन इसमें है। अब टेंशन की बात करें, समझना, फील करना, क्या मैं बोलना चाहता हूँ वो पहले एक बार फील करना। यहाँ पे Cl- गैस है, ये है, वो है, सही है। इसका देखो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? -1.23 -1.2 -1.30 में कौन ज्यादा पॉजिटिव है? आप आंख बंद करके बताओगे, आप बंद करके बताओगे सर ये जो 1.23 है ये सर मोर पॉजिटिव है, ये मोर पॉजिटिव। तो आपके हिसाब से सर यहाँ पे ये मोर पॉजिटिव होने के कारण इसका H2 गैस का लिबरेट हुआ, यहाँ पे वाटर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये मोर पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होना चाहिए एट एनोड, ठीक है, होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ये थियोरिटिकल बातें हैं, ये जब भी जो भी चीज पढ़ा रहा हो वो थियोरिटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली कंपटीशन के बाद देखा गया सर वाटर ऑक्सीडाइज ना होके क्लोरीन- ऑक्सीडाइज होके Cl2 गैस निकाल दिया, एंड एनोड में हमें Cl- का क्या दिखा? Cl2 गैस हमें दिखा। मिलना चाहिए था बेटा O2 गैस, लेकिन मिला Cl2 गैस। अब इसके पीछे क्या कारण है बेटा? Cl2 गैस मिल गया, O2 गैस ना मिल गया, क्या कारण है? इसके पीछे जो कारण है वो है ओवर पोटेंशियल एंड ओवर वोल्टेज। अब सुनो, ये जितने भी चीजें कर रहा हूँ वो थर्मोडायनामिक्स में के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थर्मोडायनामिक्स क्या बोल के दे रहा है कि ये होगा कि नहीं, बस ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन अब कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा वो कौन बोलेगा? केमिकल काइनेटिक्स। इसलिए मैंने केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़ाया, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स आपको बोलता है कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा। आपको बोलना चाहिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ये काइनेटिकली फॉरबिडन यानी काइनेटिकली अलाउड नहीं है। क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि काइनेटिक्स ये बताता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। वाटर ऑक्सीडेशन वेरी स्लो प्रोसेस है, इसलिए हमें ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। आप सोचो मेरे घर में एक काम है भाई, 2 लोग आए काम करने, तुम कितने में करके दोगे सर? 20 रुपया। तुम कितने में करके दोगे? 10 रुपया। अरे भाई इसको दे देते, इसको दे दे, 10 रुपये में करके दे रहा है। फिर आके नेक्स्ट बार क्या हो रहा है? दोनों के केस में मान लो दोनों में ये काम तुम कितने में करके दोगे? 10 रुपया। ये काम तुम कितने में करके दोगे? था 10 रुपया। तुमको देना चाहिए 10 रुपया में, क्योंकि ये कम पैसे में करके दे रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा खर्चा कम हो रहा है, लेकिन देखा गया कि 10 रुपया वाला जो इंसान है ये आके जब काम करना स्टार्ट करता है, ये पहला थोड़ा काम करता है बैठ जाता है, फिर थोड़ा काम करता है बैठ जाता है। इतना स्लो है 5 दिन, एक दिन का काम 5 दिन में करता है। तो मतलब 5 दिन में मेरा तो बेटा 50 रुपीज चला गया। अगर वो 20 रुपये वाला इंसान को देता तो एक दिन में वो काम कर लेता। तो इसमें क्या हो रहा है? इसको ज्यादा धक्का देना पड़ा, ज्यादा इसको पुश करना पड़ेगा, करो करो करो।
तो वाटर का ऑक्सीडेशन क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको फास्ट कराने के लिए आपको ओवर पोटेंशियल ओवर वोल्टेज देना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा उसके नीचे। इस वजह से वाटर ऑक्सीडाइज होना यहाँ पे पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे क्लोरीन Cl माइनस ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या मेरी बात समझ में आया सबको, क्या मेरी बात सबको समझ में आया, Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा Cl2। अब क्यों करेगा, इसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। ठीक है, और इसके बारे में सुंदर से मैंने एक नोट्स आपके सामने रखा कि ओवर पोटेंशियल ओवर वोल्टेज क्या होता है। वो एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, ये देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, ये एडिशनल क्या चाहिए बेटा, वोल्टेज चाहिए आपको, इसलिए इसको वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी है, इसमें बेटा काइनेटिक्स भी आ गया। काइनेटिक्स ने मना किया, काइनेटिक्स ने बोला ये स्लो प्रोसेस है, इसको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसको छोड़ो। ये होता है हमारा मेन चीज। क्या बात समझ आया, ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये क्या चीज़ है बेटा, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको एग्जाम में वैल्यूज प्रोवाइडेड नहीं है तो कैसे उसको किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रिक होता है, बेसिक ट्रिक मैंने आप सभी को बता दिया। क्या होता है सर, सबसे पहले क्या देखना है सर, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, आपको एसआरपी वैल्यूज को कंपेयर करना है। एनोड में एसओपी वैल्यूज को कंपेयर करना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी वैल्यू ज्यादा हो वो कैथोड में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव हो वो क्या होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। वही बात है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा इसको क्या करना है, ये देखो, इसको थोड़ा पहले नोट बनाना है, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात चल रहा है। क्या बोला, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ आयन्स प्रेजेंट, जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे कि H+ प्रेजेंट है, Na+ भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। सिर्फ एक चीज याद रखना, वाटर के केस में ये ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज के जो होता है वो सिर्फ वाटर के केस में देखा जाता है। अदरवाइज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ओनली द केस जहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस होता है, काइनेटिकली फॉरवर्डिंग टाइप होता है, और जहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, वहाँ पे हमें ऑपोजिट वाले को कंसिडर करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं होता है। जैसे कि एक्वास केवियर के केस में नेचुरली हो रहा था, उधर वाटर नेचुरली नहीं आ रहा, तो वो अलग बात है। लेकिन जब एक्वास NaCl हो गया था तब हमें ओवर पोटेंशियल को कंसिडर किया गया था। तो उसको हम अभी चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देखना क्या बोला, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि मोर देन, इसमें क्या होना चाहिए बेटा, मोर देन, अबे क्या होना चाहिए, मोर देन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ये पहली बात है। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, कैटायन टू कैथोड होता है और एनायंस किस में प्रेजेंट होता है, एनोड में होता है। ठीक है, ये बात है। अब देखो क्या बोला, द आयन दैट गेट डिस्चार्ज इज नॉट ऑलवेज द वन विद द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन, जिसका कंसेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होता है वो डिस्चार्ज होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। बट द वन दैट रिक्वायर्स द लीस्ट एनर्जी टू बी डिस्चार्ज, जिसको डिस्चार्ज होने के लिए लीस्ट एनर्जी चाहिए वो होता है, जैसे कि ओवर पोटेंशियल के केस में जो हमने बताया था। ठीक है, याद होना चाहिए कि लीस्ट एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आए। फिर अब डिस्चार्ज का मतलब क्या बोला, डिस्चार्ज और डिपोजिशन। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल या जो भी डिपोजिशन बोलो, जो भी हमें बोले वो दोनों ही सही है। इज द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज एन आयन, गेन भी हो सकता है बेटा, लॉस भी हो सकता है, दोनों को एक साथ करके क्या बोला, तुम्हारा डिस्चार्ज नाम दिया। क्योंकि गेन की प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है जो कैथोड में होता है, लॉस की प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है जो एनोड में होता है, दोनों को एक साथ बोला गया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रो, मतलब सिंपल सी बात है। यहाँ से कुल मिला के आपको पता क्या चला, बता क्या बोला कि लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल द इजियर इट इज फॉर द आयंस टू गेट डिस्चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक साथ बोला गया। यहाँ से तुमको कंक्लूजन क्या मिलता है, एकदम मैंने 100% ईमानदारी से बताना, पूरा यहाँ से तुमको कंक्लूजन क्या मिलता है, कंक्लूजन यही मिलता है कि एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन किसका होगा, एट कैथोड में रिडक्शन किसका होगा, जिसके पास मोर पॉजिटिव एसआरपी होगा, एंड एट एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसके पास मोर पॉजिटिव क्या होगा, एसओपी होगा। सिंपल। एंड कभी कभार एनर्जी की बात चल रहा है तो कभी कभार हमें ओवर पोटेंशियल को भी देखना पड़ता है।
ओवर पोटेंशियल ये इन केस ऑफ वाटर होता है, लेकिन ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब हम सीरीज में दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वाटर कहाँ पे लाई करता है, क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, जब डिस्चार्ज को एक साथ में या ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दोनों को एक साथ क्या बोल दिया गया, डिस्चार्ज, और जो प्रोसेस होता है वो डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो सेम बात है, इसके लिए कोई अलग इसको समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वही जो बोला है वही है। ठीक है, अब देखो, ये देखो सुंदर सी बात है। अब यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कैथोड किसके बारे में बात कर रहा है भाई, डिस्चार्ज ऑफ कैथोड, कैथोड के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। कैथोड का डिस्चार्ज मतलब कहाँ होता है, कैटायन किस में होता है, कैथोड में डिस्चार्ज होता है। और सारा कैटायन का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सब कैटायन का लिस्ट क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप ईमानदारी से अगर देखने की कोशिश करोगे, मिनिमम एक कोशिश अगर करोगे, तो एक चीज देखो, यहाँ पे बीच में वाटर को भी लाया गया, देख रहे हो सब लोग, क्योंकि वाटर का बेटा रिडक्शन भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, सब वैल्यूज दिया हुआ है, कहीं पे भी तुमको जिंक भी दिख रहा है, कहीं पे भी तुमको मैग्नीशियम सोडियम भी दिख रहा है, कैल्शियम भी दिख रहा है, पोटाशियम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की और क्या है, जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे वो सबके सब एसआरपी वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होता है, एसआरपी वैल्यूज गिवन है। मोर पॉजिटिव एसआरपी, मोर पॉजिटिव एसआरपी का मतलब होता है मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि कैथोड में यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड में कैटायन प्रेजेंट होता है, कैटायन का क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। ये सब रिडक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। देख लो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट रिडक्शन, नथिंग बट रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है सर, कैथोड में होता है। किसका होता है, कैटायन का होता है। ऑफकोर्स भाई कैटायन है वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो ये बात खत्म होता है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि सिंपल सी बात है कि जिसका एसआरपी वैल्यू मोर पॉजिटिव, वही क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। किसमें होगा सर, कैथोड में। ओके, अब इसके बात करते हैं, अब सारा का सारा किसका दिया हुआ है, एनोड का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है भाई, एनोड का। एनोड में क्या होता है, एनोड में तुम्हारा क्या होता है, कैटायन होते हैं, कैटायन जो भी बोलो, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब इसमें जो प्रोसेस में एनोड में क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आप कोई भी ले लो, लेकिन जिसको मैं जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो ये है, ये वाला वाटर। देखो ये बीच में आया -1.23 वोल्ट, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। अब इसमें सारा क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब इनका भी वैल्यू दिया गया। अब आपको समझना है कि किसको क्या करना है। ठीक है, इसके केस में मैंने बताया था, क्लोरीन एंड वाटर के केस में सर इसका वैल्यू मोर पॉजिटिव होने के कारण भी, मोर पॉजिटिव होने के कारण भी क्या होता है हमारा, मोर पॉजिटिव होने के कारण भी हमारा क्या होता है सर, ये हमारा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, -1.23 -1.36, कौन ज़्यादा, यहाँ पे देखो OX लिख दिया, पिछले वाले केस में कुछ नहीं लिखा था, मतलब बाय डिफॉल्ट ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट एसआरपी, ये बेटा बाय डिफॉल्ट ये एसआरपी। क्या किसी को डाउट है, बाय डिफॉल्ट एसआरपी, कलर नहीं दिख रहा है सर, ठीक है मैं दिखाता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये एसआरपी, ठीक है, तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट एसआरपी वैल्यू से, ठीक है, कुछ नहीं बोला, और दिख भी रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए OX दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये SOP। और एनोड में क्या देखा जाता है, एनोड में मोर पॉजिटिव SOP को दिखा जाता है, मोर पॉजिटिव SOP को दिखा जाता है। इसमें दिस वन इज मोर पॉजिटिव, -1.23 इज मोर पॉजिटिव देन 1.36, बट यहाँ पे इन दोनों केस में प्रेफर इसको किया गया था। क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है इज वेरी स्लो एंड काइनेटिक्स इसको अलाउड नहीं करता है। बोलते हैं कि इसको करने के लिए हमें इसका मानते हैं हम, ये याद रखना, ये नॉर्मल वैल्यूज है, ये नॉर्मली ये चार्ज करता है, मान लो पैसा, ये नॉर्मली इतना चार्ज करता है, लेकिन इतना स्लो होता है कि उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई थोड़ा फास्ट कर ले, मैं तुमको ज़्यादा पैसा दूंगा, यानी कि ज़्यादा पोटेंशियल दिया जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज दिया जाएगा, और उस ज़्यादा वोल्टेज को ओवर पोटेंशियल बोला जाता है। तो ये अपने नॉर्मल रेट जो दिखा रहा है उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं देता, सिंपल सी बात है, वेरी स्लो, क्वालिटी अच्छा नहीं दे रहा, बहुत स्लो काम कर रहा है। उसको एक लिमिटेड, उसको हमारे टाइम के हिसाब से करने के लिए हमें इससे भी शायद ज़्यादा देना पड़ता है, इससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो शायद क्या होता है, ऊपर कुछ वैल्यू होता है, 1.78 1.98 ऐसा भी कुछ हो सकता है, मैं भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन ये स्लो होने के कारण, इसका मोर पॉजिटिव SOP वैल्यू होने के कारण भी हमने इसको प्रेफर ना देखे, हमने इसको प्रेफर दिया था। एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो डिस्चार्ज कौन हुआ था सर, Cl, यानी कि Cl2 हमारा डिपॉजिट हुआ था।
क्या इतना बात हमें समझ में आया? सर आया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। सिर्फ वाटर का ये केस है, क्यों है वो भी मैंने आपको परफेक्टली बता दिया। अगर मन लगा के सुन रहे हो तो बेटा इससे बढ़िया कंसेप्ट हो ही नहीं सकता, ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसको एग्जाम में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर क्या एग्जाम में हम इन वैल्यूज को रट्टा मारे? आंसर है नहीं, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पहली बात तो मैं एक अल्टीमेट ट्रूथ बता देता हूँ बच्चों को। रट्टा अगर आपको इंटेंशनली बैठ कर मारना पड़ रहा है तो आप गलत ट्रैक पे हो। मतलब आपको बैठ के याद करना पड़ रहा है इंटेंशनली, तो आप गलत ट्रैक पे हो, आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, एग्जाम में आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर मैंने इतना थ्योरी को रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन लगाया और लगाते लगाते आधा चीज़ मेरे को याद हो गया, वो कोई पाप नहीं है। तुमने बहुत पुण्य कमाया, तुम्हारा एग्जाम में तुम फोड़ने वाले हो, बहुत कम टाइम में तुम बहुत कुछ करने वाले हो, ये फैक्ट है। तुमने बोला सर तुम्हारा तो याद है, तुमने याद किया? नहीं सर, मैंने इंटेंशनली याद नहीं किया, मैं क्वेश्चन लगाते लगाते याद हो गया। जैसे कि यहाँ से मेजोरिटीज वैल्यूज मेरे को क्वेश्चन लगाते लगाते याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लगा लो ना, खत्म, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो टेबल में जो टेबल हमने दिया था, याद करो, जो टेबल हमने दिया था, ये दो टेबल दिया था, कैटायन और एनायन का दोनों टेबल दिया था, इसको हमने इस ऑर्डर पे सजा दिया, इन ऑर्डर पे सजा दिया, ये ऑर्डर के हिसाब से है, ठीक है। इस ऑर्डर को थोड़ा अपने टेबल के सामने लगाना। सर क्या ये वैल्यूज हम याद रखें? बेटा वैल्यूज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। करते करते कुछ कुछ वैल्यू -1.23 -0.83 वाटर का, ये सब आपको याद हो जाएगा, ये आपका याद हो जाएगा करते करते। आयरन का हो गया, जिंक का हो गया, कॉपर का हो गया, ये सब कुछ कॉमन केसेस में वैल्यूज आपको याद रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सर यहाँ पे वाटर भी है, हर जगह पे देखो वाटर है, सब कुछ है। अब सबसे जो समझने वाली बात है यह है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। सर क्या है ये? क्या है? सब एनायन है। इनका एक्चुअली क्या होने वाला? ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो ये किस में होगा? इनका ऑक्सीडेशन किस में होगा? आप खुद बताइए, किस में होगा? सर ऑक्सीडेशन तो एनोड में होता है। इनका सब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? सब कैथोड में होते हैं, ये सब कैथोड में। वही टेबल को हमने इस ऑर्डर पे सजा दिया और यहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगा, बहुत सुंदर सा चीज़ मिलेगा। टेबल में भी आप दिखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे SO4 2- है, NO3 -2 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इजीली। ये कभी ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, ये कभी ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, क्योंकि ये इतने नीचे है। ये अब समझना, इसको देखो, वेरी हार्ड टू ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, वेरी हार्ड टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे है, वैल्यूज है आपके सामने, आप इनको देख के इसको स्टार लगाना, SO4 को स्टार लगाना, NO3 को स्टार लगाना, क्योंकि ये बहुत काम का है, बहुत काम का है। ये फ्यूचर में एक केस डिजाइन हो सकता है, AgNO3 का एक केस डिजाइन होता है, बहुत सिंपल है, और ये एक टिपिकल केस डिजाइन करता है CuSO4 एक्वस का, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के केस में यूज होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को स्टार लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वाटर के केस में हमने लगा दिया ये वाली ओवर पोटेंशियल वाली बात, और ये दोनों केस बहुत पीछे होने के कारण ये नहीं होता। अब इनका मैं एकदम जिंदा प्रूफ मैं तुमको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको आपको रेगुलर एक बार पढ़ना है, याद नहीं करना, वैल्यूज जरूरत नहीं। ऑर्डर जो है, ऑर्डर को एक बार जरूर देखना है आपको, जरूर एक बार आपको देखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स जो हमने किया वहां से कुछ कंक्लूजन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ कंक्लूजन। जैसे मोल्टन NaCl में, मोल्टन NaCl के केस में, अरे भाई क्या था, मोल्टन NaCl के केस में कैथोड में क्या हो रहा है? Na+ का रिडक्शन, एनोड में क्या हो रहा है? Cl2 का, इनका वैल्यूज भी दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, क्या लाइन दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है, मैं एक लाइन खुद बना देता हूँ, ठीक है। एक मैंने लाइन यहाँ पे दे दिया, क्योंकि ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया, ठीक है भाई। यहाँ पे सोडियम का एनोड में क्या होता है सर? कैथोड में सोडियम डिपॉजिट होता है, रिडक्शन, इसमें क्या होता है? क्लोरीन डिपॉजिट होता है। ये कोई आपका वैल्यूज भी गिवन है, मतलब जस्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ सारा कुछ इकट्ठा करके। सर मोल्टन NaCl होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपिटिटर ही नहीं है, मोल्टन NaCl का कोई कंपिटिटर ही नहीं है सर, सिंपल सोडियम एंड क्लोरीन हो रहा है। सर एक्वस NaCl में कंपटीशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? एक कैथोड में तुम्हारा नो डाउट H2 गैस लिबरेट होता है, एनोड में वाटर होना चाहिए था, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल क्या होता है सर? Cl2 होता है, ये कंक्लूजन होता है, अभी मैंने बताया। तीसरी, एक्वस CuSO4 थोड़ा बाद में आता है। अच्छा चलो एक्वस CuSO4 एक बार देख लेते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ी बाद में ये वाला करेंगे। एक्वस CuSO4 में क्या होता है बेटा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, इस बार याद रखना, प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिंग, ये रिएक्ट नहीं करता है। ऑफकोर्स Cu2+ क्या होता है? Cu2+ यहाँ पे
देखो यहाँ पे याद रखना एक्वास होता है, एक्वास होता है। आप लोग सोचोगे सर Cu2+ का क्या हो गया सर, रिड्यूस हो गया, कॉपर सॉलिड बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। सर वहाँ पे तो सर SO4 2- का होना चाहिए रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है सर, OH बना कर रिडक्शन का O2 बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसका हो रहा है, एनोड में किसका हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे वाटर का क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन चल रहा है। क्यों सर, यहाँ पे SO4 2- होना चाहिए ना, SO4 का ऑक्सीजन होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एनोड में इनका ऑक्सीडेशन इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, इनका नहीं हो सकता है, बहुत मतलब मजबूती की चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके कंपैरिजन में वाटर तो बहुत बेटर है, इसके कंपैरिजन में वाटर बेटर है। इसलिए देखो वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ एंड तुम्हारा O2 गैस प्रोड्यूस हुआ। वाटर कहाँ से मिला सर, एक्वा से ना, तो वाटर मिलता है। ठीक है, ये वाली फोर्थ वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लास्ट में डिस्कस करते हैं, अभी करेंगे इस लास्ट में। एक्वास Br2 सिंपल से बात लेड का हुआ रिडक्शन कैथोड में एंड Br का ऑक्सीडेशन हुआ, Br2 गैस प्रोड्यूस हुआ, सिंपल सी बात। सर मोल्टन CuSO4 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिया गया, याद रखना मोल्टन है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास Cu2- तो हो रहा है, Cu2+ तो Cu सॉलिड में जा रहा है। अब तुम बताओ क्या हमारे पास एक्वास CuSO4 के जैसा इस केस में समझना, इस केस में समझना, वहाँ पे एक्वास CuSO4 में वाटर ऑप्शन था, क्या यहाँ पे वाटर है, नहीं है सर, वाटर नहीं है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हमें सल्फेट को क्या करना पड़ा, सल्फेट को ऑक्सीडाइज करना पड़ा। बात समझ नहीं है भाई, हमारे पास मॉल्टन कंडीशन में है, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये भी कुछ नहीं कर सकता, पानी भी नहीं है, क्या करे, कॉपर एंड Cu2+ को रिड्यूस होना पड़ रहा है और SO4 2- को ऑक्सीडाइज करना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। जब एक्वास होते हैं तब इस टेबल को हम जरूर ध्यान रखते हैं, इसका नहीं होता है, हमारे पास बेटर ऑप्शन होता है वाटर, इसलिए हम बेटर उसको करते हैं। ठीक है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के दोनों समझना, ये मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने स्टार्ट दिया था, ये CuSO4 केस का सबसे डेंजरस केस होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये जगह ऑक्यूपाई करता है। एक्वास होने से वाटर बेटर ऑप्शन है, मोल्टन होने से कुछ नहीं कर सकते, हमारा SO4 2- को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर एक्वास NaBr, ये बहुत सिंपल है, ये हो रहा है, ये मैंने केस बहुत सिंपल है। अब मैं बता देता हूँ सर, अगर हम फोर्थ वाला केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एक्वास CuSO4 लिया, मान लो यहाँ पे तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत मेन चीज है, इसको 1 स्टार नहीं बेटा 5 स्टार लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में से दिक्कत होता है। इसमें सबसे गजब वाली बात है, 3, 4, 6 सबसे गजब वाली बात है। इसमें हमने क्या बोला, एक्वास होने से सर Cu2+ का तो रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। अच्छी बात है, क्योंकि SO4 2- से वाटर बेटर ऑप्शन है, SO4 2- से वाटर बेटर ऑप्शन है। सर ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। इस बार गजब की बात है, रिडक्शन Cu2+ का हुआ, ना ही वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, ना ही SO4 का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। भाई गजब का केस है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, किसी का नहीं हुआ, रिडक्शन भी कॉपर का हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी कॉपर का हो रहा है। आंसर है क्यू। अब हमें जानना पड़ेगा आंसर है क्यू। इसी केस को, ये फोर्थ केस को जो सबसे रेयर केस है, हमें देखो 6 में कोई ऑप्शन नहीं मिला सर, यहाँ पे कोई मॉल्टन स्टेट में कोई एक्वास विक्वास नहीं है, Cu2+ को रिड्यूस करना पड़ा, SO4 को ऑक्सीडाइज करना पड़ा, यहाँ पे एक्वास है तो हमारे पास SO4 से बेटर ऑप्शन वाटर है, वो कर लिया। यहाँ पे हमारे पास वाटर भी है, SO4 भी है, फिर भी सबको क्रॉस करके Cu कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं है, यहाँ पे एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये खुद इनर्ट नहीं है, ये रिएक्टिंग है, ये रिएक्ट करेगा, ये इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे प्लेटिनम नहीं है, इन बाकी दोनों केसेस में यहाँ पे बेटा प्लेटिनम को कंसीडर किया गया, लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम में एक्टिव कॉपर है, मतलब यहाँ पे प्योर कॉपर प्रेजेंट है। तो चलो बेटा इस केस को देखते हैं कि सारा दुनिया को छोड़ के कॉपर का ही क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, इसको हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे। ये नोट एक बार देख लेना, ठीक है, ये सब ऑलरेडी पता है कि ओवर पोटेंशियल हमेशा, इसका मतलब यही होता है, हमेशा थियोरेटिकल कंसेप्ट काम नहीं करता। जब ओवर पोटेंशियल अप्लाई होता है तो कभी कभी थियोरेटिकल कंसेप्ट को भी प्रैक्टिकल सेटअप के दौरान थियोरेटिकल कंसेप्ट को छोड़कर प्रैक्टिकल वाला भी देखना पड़ता है। ठीक है, ये नोट डाउन आप करके रख देना, सुंदर सा लाइन है, मेरे को मिल गया, मैं दे दिया। ठीक है, ये आपको पता है ऑलरेडी। हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास, समझना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास CuSO4 क्या है बेटा, एक्वास CuSO4 यूजिंग कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहली बात बताओ, सबसे पहले एक्वास समझना, इसमें एक्वास है ना, एक्वास है ना, तो एक्वास होने से क्या होता है सर, Cu2+ है, ठीक है, जो रिड्यूस होगा, मतलब कैथोड पे, मैं यहाँ पे लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी है,
कैथोड में देखो CuSO4 एक्वस है, हमारे पास CuSO4 एक्वस है, तो कैथोड में रिड्यूस होने लायक कौन कौन है? Cu2 प्लस रिड्यूस हो सकता है सर, वाटर रिड्यूस हो सकता है, तो दो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कैथोड में, ठीक है। एनोड में कौन कौन है बताओ? एनोड में सर ऑक्सीडाइज SO4 2- हो सकता है, जो H2OH 2- में ऑक्सीडाइज होता है। सर वाटर खुद ऑक्सीडाइज होता है, ये तो हर जगह पे होता है, रिडक्शन में भी वाटर होता है, ऑक्सीडेशन में वाटर होता है, ये होता है। और एक है कॉपर 2+ में चला गया। इन दोनों को छोड़ के हमें इसको क्यों करना पड़ा? इसको क्यों करना पड़ा बताओ? इसके पीछे कारण है, बहुत सारा कारण। पहले केसेस में हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं था? पहले केसेस में हमारे पास एक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड अवेलेबल नहीं था हमारे पास। इसमें तो कोई बेटा टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आप देखो ये इनोड वैल्यू दिया हुआ है, रिडक्शन मतलब ये सारा SRP वैल्यू है, इनोड वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इनोड वैल्यू अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है सर, दिस वन इज मोर पॉजिटिव, दिस वन इज मोर पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। ये मोर पॉजिटिव नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये सिंपल सी बात है, मतलब हमारे पास कैथोड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा दिक्कत किस में हो रहा है? एनोड में हो रहा है। अब एनोड में सर 3 आ गया, कौन कौन आ गया सर? 3 कौन कौन 3 सर? SO4 सबसे पहले आप बताओ, मैं आपको एकदम सुंदर से केस बताऊंगा। सबसे पहले इसका देखो SOP वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव, SOP वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव, चल भाई तू पीछे जा, तू रिजेक्ट। दूसरी बात यहाँ पे एक तो वाटर है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये मोर पॉजिटिव। ये सिनारियो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इस बार जो इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव कॉपर है, खुद कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, पहले प्लेटिनम था, इसलिए इन दोनों में से वाटर जीत गया था। वाटर का वैसे ही मोर पॉजिटिव नहीं है, -1.23 और या -3.4, ये मोर पॉजिटिव है नहीं है। ऊपर से वाटर के केस में भाई ओवर पोटेंशियल भी लगता है, तो वाटर तू तो भाई साहब वैसे भी गया। SO4 2- क्यों गया भाई? इसका SOP वैल्यू सबसे नेगेटिव, हमें मोर पॉजिटिव चाहिए, तो ये तो पहले ही चला गया। वाटर क्यों गया? एक तो इसके कंपैरिजन में ये मोर पॉजिटिव नहीं है, मतलब लेस पॉजिटिव है, ये मोर पॉजिटिव है। ऊपर से भाई इसमें ओवर पोटेंशियल भी लगता है इसका ऑक्सीडेशन मेथड में, तो ये दोनों गया, तो कौन बचा भाई? Cu बचा, तो Cu इज मोर पॉजिटिव, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये बहुत ही गजब का सेल है जहाँ पे CuSO4 का ऑक्सीडेशन भी होता है। CuSO4 का क्या होता है? एक्वस CuSO4 जब कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे कॉपर ही ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर ही रिड्यूस होता है। गजब का केस है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग एक सच बताओ, 3 पेज को इतना टाइम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, 3 पेज को, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, एक्सप्लेन पूरा दिल से कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस कर रहा हूँ, बीच में कोई बातचीत नहीं, कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। आपको लगता है इस लेवल की अगर अंडरस्टैंडिंग आप में हो, क्या आपसे अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं फोड़ा जाएगा? फोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी जैसा अगर पढ़ोगे इतना डिटेल में, तब आप जरूर फोड़ पाओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्या छोड़ रहा हूँ पता? कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, ये सब चीज़ एनसीईआरटी में ऐसे बोल के रखा है, लेकिन क्वेश्चन जब उठा के देगा तो अंदर जाके देगा, ठीक है। हो गया? तो बेटा थैंक यू सबको कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो इसी के साथ तुम्हारा क्या होता है, ये वाली जो टिपिकल एक केस था वो भी हमने आपको समझा दिया, बहुत अच्छी तरह से, बहुत आराम सबको समझाया। कोई टॉपिक अगर दिक्कत होता है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पीछे इसको रिवाइंड करके जरूर देखोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। कोई डाउट होने से कमेंट करके पूछ सकते हो, आप चैट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या आप जैसा मर्जी आपको, ठीक है। आप बोलोगे कि लाइव आके सर समझा दो, तो ज़्यादा लोगों का क्वेरीज होने से हम लाइव भी आके आपको समझा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब चीज़ें क्रिटिकल केस में बता दिया। तो एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग प्रोसेस, वो अभी डिस्कस करने की कोई सेंस नहीं बनता, जरूरत पड़े तो बाद में एक बार डिस्कस करूँगा, वो आपका आएगा भी नहीं, ठीक है, अभी ठीक है, वो खत्म। तो इसके साथ थैंक यू। अगला चैप्टर हम और 2 लेक्चर लगेगा, एक तुम्हारा कंडक्टिविटी वाला, वो जो सब चीज़ें कंडक्टेंस वाला, और ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, ये भी समझाऊंगा, और एक आपका कमर्शियल सेल्स यानी कि बैटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद खत्म ये चैप्टर, और फिर हम मूव करेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। थैंक यू।